देखो, आज हम जो है वो बेसिक्स बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के। कितने लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स में, और उसको एलाबोरेट हम अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे। कम से कम सारे लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर का एक बेसिक आइडिया, एक जनरल आइडिया हो जाए तो डिटेल्स में जाने में थोड़ा हमको भी सुविधा होगी, तुम लोगों को भी समझ में आएगा। तो देखो, प्रोटीन मालूम है हमको कि सबसे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है, पहली चीज। तो इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूटिव यूनिट्स होती हैं उनमें बहुत वैरायटी है। तो ड्यू टू बीइंग फॉर्म्ड बाय 20 एमिनो एसिड्स, 20 तरह के एमिनो एसिड्स हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और वैरायटी, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ वैरायटी इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो, डीएनए के पास सिर्फ 4 टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, 4 नाइट्रोजनस बेसेस। उसके बावजूद डीएनए भी इतना ज्यादा वेरिड है कि इवन एक स्पीशीज के 2 इंडिविजुअल्स का डीएनए पूरी तरह से मैच नहीं करता है। फॉरगेट अबाउट अदर स्पीशीज और अदर जेनरा या अदर फाइला। तो सिर्फ 4 कॉन्स्टिट्यूएंट से या 4 टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट से जब डीएनए के का इतना वेरिएशन हो सकता है, तो यहाँ तो 20 है हमारे पास। तो यहाँ पे सीक्वेंस में भी डाइवर्सिटी होती है, साथ ही साथ जो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आती है। डीएनए में स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी नहीं होती है, ये आपको मालूम है कि डीएनए का एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉडल है। तो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी तो नहीं ले आ पाते हैं वो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन हाँ, सीक्वेंशियल डाइवर्सिटी, उसका जो सीक्वेंस अरेंजमेंट है उसमें तो अनलिमिटेड डाइवर्सिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ 20 मोनोमेरिक यूनिट्स होने की वजह से स्ट्रक्चरली भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या डाइवर्स होते हैं, और सीक्वेंशियली तो होंगे ही, नो डाउट। तो इन सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को हम आखिर कैसे अरेंज करते हैं, कैसे इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम समझते हैं? तो उसके लिए हायरार्की दी गई है, यानी कि एक सेटअप फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो वो जो हायरार्की होती है वो 4 लेवल्स में डिवाइडेड होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोटीन्स कैन हैव up to 4 levels of structural organization. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हर एक लेवल को अभी हम आज के लेक्चर में ब्रीफ में देख लेंगे, फिर एक एक लेवल को डिटेल में भी देखा जाएगा। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चरल लेवल होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है? देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि इट इज द लीनियर सीक्वेंस of amino acids in a पॉलीपेप्टाइड चेन। कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें एमिनो एसिड के सीक्वेंस में प्रेजेंट हैं, उसी को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक चेन है, पहला एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, चौथा, इसी तरह से सो ऑन। तो ये एमिनो एसिड्स एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये तो आपको पहले हम बता चुके हैं। इन्हीं एमिनो एसिड के जो सीक्वेंसेस होंगे, दैट विल डिटरमाइन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब जो देखिए, किसी भी चीज का फंक्शन, यहां पे अगर प्रोटीन की बात करें, किसी भी प्रोटीन का अगर फंक्शन हमको पता करना है
तो उसका फंक्शन जो होगा वही उसके स्ट्रक्चर का बेसिस होगा। यानी कि जो पर्टिकुलर फंक्शन उस प्रोटीन को परफॉर्म करना है, उस फंक्शन के हिसाब से ही उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएगी। सिंपल सी चीज है कि रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई का कर सके तलवार। जब सिलाई करनी होगी आपको तो सुई का ही इस्तेमाल करना होगा, आप तलवार से सिलाई नहीं कर सकते। सुई का स्ट्रक्चर अलग है, तलवार का अलग है, इसीलिए दोनों के फंक्शंस भी अलग हैं। सेम इज द केस विद प्रोटीन्स, या किसी भी चीज से कंपेयर कर सकते हैं आप। ये जो एमिनो एसिड सीक्वेंस आ रहा है यही अल्टीमेटली इसके फाइनल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने का रोल प्ले करेगा। अगर सीक्वेंस आप चेंज कर देंगे तो जो फाइनल स्ट्रक्चर प्रोटीन का निकल के आएगा वो कुछ और हो जाएगा। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हायरार्की है या लेवल है प्रोटीन स्ट्रक्चर का, which ultimately determines the final structure of protein and therefore the function of the protein, the specific function of the protein. अब जो सबसे पहली प्रोटीन थी जिसका प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया गया था वो थी इंसुलिन। तो इट वाज द फर्स्ट प्रोटीन whose स्ट्रक्चर, या हम कहें प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी को हम इस तरह से भी लिख देते हैं, 1 के ऊपर डिग्री लगा दिया, उस प्राइमरी स्ट्रक्चर was determined और ये काम किया किसने था? इट वॉज डन बाय फ्रेडरिक सेंगर। सेंगर साहब ने इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया था। तो इंसुलिन में कितनी चेन होती हैं, किसी को याद हो तो बताओ? 4, 2 अल्फा 2 बीटा। सर अच्छा, तीन चेन्स होती हैं। जब मेच्योर इंसुलिन होता है तो एक रिमूव हो जाता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो फाइनल जो इंसुलिन बन रहा है उसमें कितनी होंगी? सर 2। यस, गुड। तो इंसुलिन में 2 चेन्स होती हैं बेटा तंजीला, हीमोग्लोबिन में 4 होती हैं, ठीक है? तो यस सर। इंसुलिन में ए चेन होती है और बी चेन होती है। जो सी पेप्टाइड होता है वो रिमूव हो जाता है तो इंसुलिन फिर मैच्योर मैच्योरिटी फॉर्म में, हाँ डबल बॉन्ड लग जाता हाँ, डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाता है। है। यस तो ए चेन और बी चेन यानी कि इसमें 2 चेन्स होती हैं, और इसमें बता सकते हो कि किस चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? किसी सर, को याद? एक में 21, एक में 31। 21 क्लियर हो यस या 20? 21। और दूसरे में भी 31? बी में कितना होता है? सर नहीं याद आ रहा नहीं याद सर है। 30। है? यस 30। ए में 21, बी में यस 30। यस यहाँ 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, बी में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी टोटल इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर था डिटरमाइन किया सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर ने। क्या टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की, सेंगर की टेक्निक क्या है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके अलावा अगर बहुत बड़ा पॉलीपेप्टाइड हो या बहुत बड़ी प्रोटीन, 51 अमीनो एसिड तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर बहुत बड़ा अमीनो एसिड है तो उसका स्ट्रक्चर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए भी एडमंड डिग्रेडेशन मेथड होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। आज बेसिक बातें कर लेते हैं। तो ये रहा प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अच्छा एक चीज और यहाँ पे पॉइंटर मेंशन कर दे रहे हैं, ये जो एवरेज डिस्टेंस ली जाती है बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स, यानी कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है इसकी जो लेंथ हम लेते हैं, एवरेज लेंथ ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड,
ये कितनी निकल के आती है? ये है 0.35 नैनोमीटर। तो 0.35 नैनोमीटर की डिस्टेंस पे दो एमिनो एसिड्स एक दूसरे से अरेंज होते हैं। तो इस तरह से हम जो एंटायर लेंथ है पॉलीपेप्टाइड की या प्रोटीन की, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इनटू 0.35 कर दें तो पता चल जाएगा। डेटा है, पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? देखो, जैसे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, इसको हम सिर्फ एक लाइन से दिखा सकते हैं, है ना। इट इज सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर टू डायमेंशनल स्पेस में किसी दूसरे फॉर्म में अरेंज हो रहा है तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे मान के चलिए, अगर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर या लीनियर सीक्वेंस है, ये कॉइल हो रहा है लाइक दिस, इस तरह से ये कॉइल हो गया। या दूसरे केस में इस तरह से प्लीट्स के फॉर्म में अरेंज हो गया लाइक दिस, ठीक। या इसी में एक और वेरिएशन हो सकता है प्लीट्स में, इट कैन बी अरेंज्ड लाइक दिस and this and this। जाहिर सी बात है ये आपस में जुड़े भी होंगे विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये जो इस तरह से हेलिकल अरेंजमेंट हो रहा है इस प्राइमरी स्ट्रक्चर का, ये नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अल्फा हेलिक्स। इसी तरह से ये प्लीट्स या शीट के फॉर्म में जो अरेंज हो रहे हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के सीक्वेंसेस जो अरेंज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बीटा शीट या बीटा प्लीट्स या बीटा प्लीटेड शीट, एक साथ अगर हम कह दें। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि इधर की तरफ मूव किया, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो दिस कैन बी कॉल्ड एज एंटी पैरेलल बीटा शीट्स, क्योंकि यहाँ पे जो दो सीक्वेंसेस, दो लीनियर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल रन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल बीटा शीट। यहाँ पे देखिए इसको एज ए यूनिट लेंगे, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, तो ये सारे एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं। दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल बीटा शीट। अभी हम सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं, अभी इन सबके डिटेल स्ट्रक्चर भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक के। अभी केवल आपके दिमाग में ये टर्म्स घुसाने हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से अल्फा हेलिक्स है, फिर बीटा शीट, बीटा में भी एंटी पैरेलल, पैरेलल, तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी केवल ये पॉइंट्स जितना बता रहे हैं वो दिमाग में डालते जाइए। तो अब ये एक्चुअली में हो क्यों रहा है? क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल जो फोल्डिंग हो रही है प्राइमरी स्ट्रक्चर की, उसकी वजह से हमको सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसको अगर हम पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्कस कर दें तो बेसिकली इट इज द steric arrangement of linear sequence, या इसको हम कहें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स that gives rise to secondary structures। ठीक है, तो अब ये जो स्टीरिक अरेंजमेंट है ये किस तरह का हो सकता है? इट कैन बी आइदर फोल्डिंग
और कॉइलिंग। कॉइल भी बन सकता है जैसा कि अल्फा हेलिक्स में देख रहे हैं, और फोल्डिंग हो सकती है जैसा कि बीटा प्लीटेड शीट्स में हम देख रहे हैं। जो बॉन्ड्स इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलाईज करते हैं वो जानना आपको जरूरी है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर स्टेबिलाइज्ड बाय, दो मेन बॉन्ड्स हैं जो उसको स्टेबिलाईज कर रहे हैं। पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जैसे ये मान लीजिए प्रोटीन है, ये मतलब ये पेप्टाइड है, ये पेप्टाइड है, इन दोनों के बीच में जो लिंकेज होती है इट अपीयर समथिंग लाइक दिस, एक सल्फर दूसरा सल्फर और ये। तो चूंकि दो सल्फर के एटम्स इन्वॉल्व होते हैं इस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए, इसीलिए इसको हम डाइसल्फाइड ब्रिज कहते हैं। ब्रिज बन रहा है, पुल तो पुल जैसा दिख ही रहा है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज ये दोनों बॉन्ड्स मिलके करते हैं। अब जरा हर एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा लिटिल बिट डिटेल में देख लें। जैसे सबसे पहला हमने क्या देखा था, अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स का क्या हिसाब किताब है? देखो, सबसे पहली बात तो ये जो हमने बनाया था ये डायग्राम अगर फिर से यहाँ पे बना दें बस। तो अल्फा हेलिक्स जो होता है ये स्पाइरली कॉइल्ड होता है। इसके अलावा जो कॉइलिंग होती है वो किस डायरेक्शन में होती है? कॉइलिंग इज इन राइट हैंडेड फैशन, मतलब कि राइट हैंड की तरफ होगा, ये लेफ्ट हैंड की तरफ इस तरह से नहीं होगा। तो ये गलत है, हमेशा राइट हैंडेड की तरफ ही होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चूंकि हमने अभी आपको बताया कि हेलिक्स जो है वो स्टेबिलाईज होता है दो तरीके के बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिज से। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बेसिकली वो किसके किसके बीच में बन रहा है? तो ये बात जानना जरूरी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स। हाँ यस ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें भी ट्रिक है थोड़ी सी। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ one amino acid residue and NH group of fourth amino acid residue। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे समझिए इसको कि मान लीजिए इन दो हेलिसेस को हमको स्टेबलाइज करना है। तो यहां पे हमारा पहला एमिनो एसिड रेसिड्यू है, मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट एमिनो एसिड दिस। अब हम पूरे साइज को इसको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये समझ लीजिए आप, ये हो गया, ये पहला हो गया। पहले का अरेंजमेंट होगा समथिंग लाइक यहां तक हो गया पहला वाला, यहां तक, दूसरा वाला यहां तक हो गया, तीसरा वाला यहां तक हो गया, और चौथा रेसिड्यू जो है वो यहां आया। तो ये हो गया फर्स्ट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, फोर्थ रेसिड्यू ये। अब यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो फर्स्ट अमीनो एसिड का क्या हमको लेना है? ऑक्सीजन
यानी कि इसका ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा और जो फोर्थ रेसिड्यू होगा या फोर्थ एमिनो एसिड होगा उसका NH ग्रुप। इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्टेब्लिश हो जाएगा। So this is H bond। इसी तरह से नीचे भी होगा। अब नीचे ये चौथे के बाद जो अगला एमिनो एसिड होगा उससे, और उसके बाद फिर 4 काउंट करेंगे तो नीचे आएंगे, तो इसी तरह से यहाँ पे नीचे भी हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से स्टेब्लिश हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा हेलिक्स जो है वो स्टेबलाइज किया जाता है। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या बेटा, चलो अब देखो, ये तो था हेलिक्स स्टेबलाइजेशन का पॉइंट। अब अगर हम ये बात करें कि एक्चुअली में एवरेज जब हम निकालते हैं, यहां तो देखो 1 2 3 4 लगभग 4 एमिनो एसिड रेसिड्यूज एक हेलिक्स में हमको दिख रहे हैं, यानी कि पर टर्न। लेकिन एक्चुअली में जब एवरेज निकालते हैं हम, तो हमको कितने रेसिड्यूज मिलते हैं? तो ये भी पॉइंट यहां पे आप जान लीजिए कि ऑन एन एवरेज 3.6 residues are present in each turn of helix। ठीक है? क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों थोड़ा सा कम हो जाता है, 3.6 क्यों हो जाता है? क्योंकि इन जनरल जो प्रोटीन होती है उसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्फा हेलिक्स ही एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है उसमें कुछ इलाके में अल्फा हेलिक्स हो और दूसरे इलाकों में बीटा शीट भी उसी में मौजूद, सेम प्रोटीन में। तो बीटा शीट का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। लेकिन जब हम एवरेज निकालेंगे पूरे सारे प्रोटीन का, तो फिर सारे अमीनो एसिड्स उसमें इंक्लूड होंगे, वो चाहे अल्फा हेलिक्स वाले हों चाहे बीटा शीट वाले हों। तो इस वजह से ये संख्या थोड़ी सी कम आ जाती है 3.6 के करीब। अब ये जो पिच है हेलिक्स का, यानी कि एक हेलिक्स यहां से लेके यहां तक, ये पूरा इसका पिच है, पिच ऑफ हेलिक्स। ये कितने होती है? तो ये होती है 5.4 एंगस्ट्रॉम लेंथ की। तो ये पिच ऑफ अल्फा हेलिक्स, सिंगल पिच ऑफ अल्फा हेलिक्स का डिस्टेंस है या मेजरमेंट है। ठीक। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर ले यहाँ पे, तो ये अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अल्फा केराटिन, ठीक, केराटिन वही वाली जो स्किन, नेल्स, हुक्स और इस सब में पाया जाता है, हेयर में। फिर मायोसिन, मायोसिन में भी अल्फा हेलिक्स का पोर्शन होता है। ट्रोपोमायोसिन, एपिडर्मिन एंड फाइब्रिन, ये सब कुछ प्रोटीन्स हैं जिसमें ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इनकी लोकेशन पता है आपको? अल्फा केराटिन हमने बता दिया, मायोसिन बताओ। मसल्स में, ट्रोपोमायोसिन वो भी मतलब मसल भी मसल्स में, एपिडर्मिन लेयर में, स्किन, स्किन लेयर, स्किन लेयर में, फाइब्रिन ब्लड, यस ब्लड, यस यस, ब्लड क्लॉट बनाने में फाइब्रिन का नेटवर्क काम आता है। ठीक है, तो ये अल्फा हेलिक्स को रिप्रेजेंट करने वाली प्रोटीन्स हो गई। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे, नंबर 2, दैट इज बीटा प्लेटेड शीट। ए कौन है भाई, माइक्रोफोन बंद करो। अब देखो, तो बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है एक्चुअली?
जो ऊपर हमने डायग्राम बनाया इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं। दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एंटी पैरेलल वाले में भी इस तरह से डाई सल्फाइड ब्रिजेस प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे डाई सल्फाइड तो नहीं बनाया ना, 2 सल्फर होंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये भी इसके द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है। तो बीटा शीट में यही हिसाब किताब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाई सल्फाइड ये भी यहाँ पे मिलके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेंगे। अब यानी कि द लीनियर सीक्वेंस is folded to form beta sheets अब जो स्ट्रैंड्स हैं यानी कि अगल बगल वाले एडजेसेंट स्ट्रैंड्स कैन रन इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा पैरेलल बीटा शीट। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल हम लिखें पैरेलल बीटा शीट का, तो बीटा केराटिन, अभी ऊपर हमने अल्फा केराटिन बताया था तो उसमें अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट था, बीटा केराटिन में पैरेलल बीटा शीट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेम डायरेक्शन यानी पैरेलल बीटा शीट, और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल बीटा शीट। और एंटी पैरेलल बीटा शीट का हमारे पास एग्जांपल है फाइब्रोइन ऑफ सिल्क। तो ध्यान रखना, फाइब्रिन जो होता है वो ब्लड प्रोटीन होता है और फाइब्रोइन जो होता है वो सिल्क प्रोटीन होता है। सिल्क क्या है, बेसिकली प्रोटीनेशियस फाइबर होता है जो हमको रेशम के कीड़े से मिलता है। ठीक है, अब वो पॉइंट, हाँ अब वो पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं कि किसी गिवन प्रोटीन में एक ही पॉलीपेप्टाइड में अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो है वो दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इन अ गिवन पॉलीपेप्टाइड अल्फा हेलिक्स and beta pleats can be present at the same time। और इसका एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है एक एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज में भी कई कैटेगरी के एंजाइम्स होते हैं, जैसे राइबोन्यूक्लियेज H होता है, राइबोन्यूक्लियेज P होता है। तो इस तरह से ये था, दिस वाज ऑल अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर पे। तो तीसरा है टर्शरी स्ट्रक्चर, यानी कि फिर और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो उसमें हम लोग देखते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में एक्चुअली होता क्या। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में यही है कि जो कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपरली पूरा फॉर्म हो सकता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर अगर बनाना है हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरह से राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बना सकते हैं। ये अल्फा हेलिक्स इस तरह से रन कर रही है, फिर उसके बाद ये शीट्स जो है वो तैयार हो गए, फिर पता चला इसके बगल में फिर से हेलिक्स है। नाउ दिस शीट। तो ये जो फॉइलिंग और या इसको हम सॉरी कॉइलिंग या सुपर कॉइलिंग कह रहे हैं, या ये जो देखने के लिए मिल रही है, यही एक्चुअली टर्शरी स्ट्रक्चर बना रही है। मतलब क्या हो गया कि अभी सबसे पहले हम जब स्टार्ट कर रहे थे प्राइमरी स्ट्रक्चरल लेवल से तो एक डायमेंशन में काम चल रहा था, सिर्फ लीनियर सीक्वेंस था हमारे पास।
उसके बाद जब हम सेकेंडरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पे आए तो 2 डायमेंशन में बातें चली गई भाई, हेलिक्स टर्न कर रहा है या शीट्स जो है वो फोल्ड हो रही हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में जब हम आते हैं तो हमको प्रॉपर 3D ज्योमेट्री या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है वो प्रोटीन सब यूनिट्स का मिलता है। टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोटीन स्ट्रक्चरल हायरार्की का, क्योंकि इसी की वजह से प्रोटीन को अपनी फंक्शनैलिटी मिलती है। जब तक प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं आएगा तब तक फंक्शनल नहीं होगी वो प्रोटीन। सर हाँ जी, सर ये 3 डायमेंशनल वर्ड समझ में नहीं आता। 3 डायमेंशनल वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत आसान वर्ड है। रुको, होल्ड करो, एक इमेज हम नेट से तुरंत डाउनलोड करके और तब दिखाते हैं, हो सकता है उससे कुछ समझ में आए। 3 डायमेंशन में क्या नहीं समझ में आता है ये बताओ। तुम अपना हाथ मुट्ठी बनाओगी तो वो कितने डायमेंशन में होगा? 3 पता डायमेंशन नहीं सर, यही तो नहीं समझ। यही नहीं समझ में आता? अच्छा अच्छा, 3D में होगा। उसको अभी डायमेंशन उसको नहीं क्लियर है, और अभी बता रहे हैं तुमको डायमेंशन क्या होता है, वो भी बता दे रहे हैं। और एक थोड़ा अच्छा सा स्ट्रक्चर प्रोटीन का दिखा देंगे। एक सेकंड होल्ड करो। तो डाउनलोड तो हो जाता है, फिर खोजना भी एक आफत है। एक सेकंड, क्या नाम था? D41। ये नजर आ रहा है? यस सर। तो ये एक्चुअली जो है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। अब देखो डायमेंशंस क्या होते हैं वो तुमको नहीं क्लियर है तो फिर ये स्ट्रक्चर भी बस ऐसे कार्टून टाइप का नजर आएगा। देखो डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि कितने एक्सिस में जो सब्सटेंस है उस वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। 3 एक्सिस होती है हमारे पास। एक एक्सिस होती है जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरी वाई होती है, और ये जेड एक्सिस है। जैसे क्यूब बनता हुआ देखा होगा, ठीक? जी सर। तो ये क्यूब जो होता है इसकी ये वाली जो आर्म है इसको हम एक्स वाई एक्सिस मान लें, और इस वाली आर्म को हम एक्स एक्सिस मान लें। तो ये जो अंदर की तरफ जा रही है आर्म, दैट विल बी जेड, और वो भी नेगेटिव जेड होगी क्योंकि अंदर की तरफ जा रही है। अगर बाहर की तरफ आती तो प्लस जेड या सिंपली जेड कहते। 3 डायमेंशन का यही मतलब है कि तीनों डायमेंशन में ये ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है, यानी इसके कंपोनेंट हमको हर एक डायमेंशन में मिल रहे हैं। 2 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ वाई और एक्स एक्सिस जो है वो प्रेजेंट है। यानी कि इसको हम 2 डायमेंशन को हम सिंपली प्लेन कह सकते हैं। जैसे एक कागज लेते हैं, एक पन्ना, वो 2 डायमेंशन में है। पन्ने की लंबाई और चौड़ाई तो तुमको मिलेगी, लेकिन क्या पन्ने की ऊंचाई मिलेगी? पन्ने की मोटाई वो तो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पेज, है ना? तो अगर 2 ही एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूशन है किसी ऑब्जेक्ट का तो वो 2 डायमेंशनल हो गया। तीनों एक्सिस पे एक्स वाई और जेड तीनों में अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो दैट विल बी 3 डायमेंशनल। जैसे कमरा, कमरा क्या है? एक 3 डायमेंशनल स्पेस का पार्ट है। कमरे की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो कमरे में तीनों एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। तो कमरा,
कोई भी ऑब्जेक्ट है थ्री डायमेंशनल हो सकता है। जैसे क्यूब, ये जो हम दिखा रहे हैं ये भी तो एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। जैसे पेन, पेन भी एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। पेन की लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, उसकी मोटाई होगी, तीनों एक्सिस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको। इसी तरह से जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की सुपर कॉइलिंग होती है या रीफोल्डिंग होती है तो ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ कि ये कौन सा पोर्शन है, ये अल्फा हेलिक्स वाला पोर्शन है। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, बीटा शीट वाला पोर्शन है। अब ये एक दूसरे से कैसे इस तरह से गुत्थम गुत्था ऐसे अरेंज, मतलब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो इससे पूरा एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर या प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूट होता है, और यही फंक्शनल फॉर्म ऑफ द प्रोटीन है। तो दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। आपको समझ में आया? यस सर। ओके। तो इन पॉइंट्स को अगर हम मेंशन करें यहाँ पे, तो इसमें होता क्या है कि 3D स्ट्रक्चर, या इसको टर्शरी स्ट्रक्चर हम कहें, ऑफ अ प्रोटीन is formed by folding, looping and binding of chains of secondary structures, यानी अल्फा हेलिक्स हो गए, बीटा शीट्स हो गई, यानी वही फॉर एग्जांपल हेलिक्स, शीट्स, ठीक। अब ये जो भी फोल्डिंग, लूपिंग या बाइंडिंग हो रही है ये इस तरह से होनी चाहिए कि प्रोटीन के जो एक्टिव साइट्स हैं वो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड हों। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्टिव साइट या पोलर ग्रुप ऑफ प्रोटीन। तो एक्टिव साइट हमेशा बाहर की तरफ एक्सपोज होनी चाहिए, तभी प्रोटीन अपना नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी। एक्टिव साइट एंजाइम्स के लिए एक स्पेसिफिक टर्म होता है, ठीक। इसीलिए साथ में हमने पोलर ग्रुप भी जो ऐड कर दिया कि जो चीजें एंजाइम नहीं, जो प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है, दूसरी चीजें बना रहे हैं, हार्मोन्स हैं या कोई और कंपोनेंट बना रहे हैं, उनमें भी एक एक्टिविटी का एरिया होता है जो बेसिकली डोमिनेट किया जाता है बाय द पोलर ग्रुप्स। तो उसको हमेशा सरफेस की तरफ एक्सपोज रहना है, बिकॉज इट हैज टू इंटरेक्ट विद लाइगैंड और विद अनदर प्रोटीन और विद अनदर बायोमोलिक्यूल, इट मे बी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन वो पर्टिकुलर साइट एक्सपोज होगी सरफेस की तरफ, तभी तो वो इंटरेक्ट कर पाएगा प्रोटीन दूसरे मॉलिक्यूल से। तो ये की कंपोनेंट है, की फाइंडिंग है बल्कि। तो इस पॉइंट को मेंशन करना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि the folding etc is done in such a way that active site या हम कहें polar groups of proteins are exposed to surface while, तो अगर पोलर ग्रुप सरफेस की तरफ एक्सपोज हो जाएंगे तो नॉन पोलर ग्रुप्स कहां चले जाएंगे, अंदर की तरफ। तो while most non-polar groups are brought to the
इंटीरियर ऑफ प्रोटीन। तो नॉन पोलर ग्रुप जो है प्रोटीन के अंदरूनी हिस्से में चले जाएंगे, जैसे इसके अंदरूनी हिस्से ये जो ब्लूइश है या ये वाला जो इलाका है ये नॉन पोलर ग्रुप्स का है, तो ये अंदर की तरफ चला गया, और जो एक्टिव साइट या पोलर ग्रुप है वो सरफेस की तरफ एक्सपोज हो गई। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे मेंटेन रहता है, तो इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो 3D स्ट्रक्चर इज स्टेबिलाइज्ड बाय, 2D में हमने देखा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड था और हाइड्रोजन बॉन्ड था। यहाँ पे भी वो सारे बॉन्ड्स ऑपरेट होंगे, उसके अलावा कुछ एडिशनल बॉन्ड्स भी ऑपरेट होंगे। तो H बॉन्ड्स, जाहिर सी बात है नए H बॉन्ड्स बनेंगे जब नई तरीके से फोल्डिंग होगी। इसके बाद आयनिक बॉन्ड्स होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स, और कोवलेंट बॉन्ड्स के 2 टाइप हमने आपको बताए थे, कौन कौन से बताओ? प्रोटीन्स में कोवलेंट बॉन्ड्स के 2 टाइप कौन से हैं? जवाब दो। अरे सुन रहे हो हमको? हेलो, सर आवाज आ रही है, आंसर नहीं आता। हाँ तो ऐसे बोल तो दो ना कि आंसर नहीं आता है, नहीं तुम पूछते रह जाएंगे। अभी बताया भाई, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो 2 टाइप के हैं। एक को हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड या ब्रिज, और दूसरे को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी पूछता है कई बार। तो चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड्स, और यही दोनों हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो ये सारे के सारे बॉन्ड्स मिलके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऑक्सीजन एटम है और NH ग्रुप है उसका हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे। आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनेंगे? जब आयनिक स्टेट में रहेगा, यानी कि NH3+ और COO- की कंडीशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस कैसे होंगे? एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन कहें या इसको हम वांडरवॉल इंटरैक्शंस भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन टाइप ऑफ वांडरवॉल इंटरैक्शन। इसमें बेसिकली होता क्या है कि चार्जेस जो है वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है, हमेशा एकदम फिक्स्ड नहीं रहते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा है, पीएच क्या है मीडियम का, तमाम चीज़ों पे डिपेंड करता है, अगल बगल कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसकी वजह से होता यह है कि चार्जेस मूव करते रहते हैं, और मूवमेंट के दौरान, चार्जेस का जब मूवमेंट होता है तो उस दौरान क्या होता है, एक नए तरीके का, यानी कि बियॉन्ड आयनिक बॉन्ड एक इंटरेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कह रहे हैं। कि टेम्परली किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और बगल वाले पे नेगेटिव चार्ज आया, तो थोड़ी देर के लिए स्टेब्लिश हुआ इंटरेक्शन, उसके बाद वो फिर से चेंज हुआ या अनचार्ज कंडीशन में चले गए, तो वो हटा, वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तो उस तरह का इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहलाता है। कोवेलेंट बॉन्ड तो क्लियर है, डाइसल्फाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट रहेंगे ही। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? हाँ, एक्चुअली में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स में, यहाँ पे बल्कि ज्यादा उसको इलेबोरेट करना सही होगा, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस होते हैं। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स का मतलब ये हो गया कि ऐसे ग्रुप्स जो कि नॉन पोलर हैं वो एक दूसरे के पास रहते हैं, तो वो जो टेम्परेरी इंटरेक्शन होता है जिसमें किसी तरह की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है, इट्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम
इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम, और सिमिलरली इस तरह से शेयरिंग नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन की, ट्रांसफर नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये एक बहुत लिमिटेड दायरे में लगने वाला फोर्स होता है हाइड्रोफोबिक फोर्स या इंट्रैक्शन। तो ये भी कहीं ना कहीं 3D स्ट्रक्चर या टर्शरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को स्टेबल करने में अपना योगदान देता है, क्योंकि नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इतने ज्यादा होते हैं कि उनके न्यूक्लियाई, उसमें एमिनो एसिड्स में जितने एटम्स हैं उसके न्यूक्लियाई और उसके इलेक्ट्रॉन ये आपस में जिस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, खासकर जब नॉन पोलर ग्रुप्स आए हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो रहेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एटम के ही पास, लेकिन क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से, पास पास होने की वजह से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। दैट कॉन्स्टिट्यूट द हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो इस तरह से ये 3D स्ट्रक्चर जो है वो पूरा फॉर्म होता है और स्टेबिलाईज होता है। अच्छा, अब ये जो 3D स्ट्रक्चर होता है, सर जी सर क्या हमेशा एक ही पॉलीपेप्टाइड में सारे मॉडिफिकेशन होंगे या और भी पॉलीपेप्टाइड चेन साथ में मिल के मॉडिफाई होती हैं? किस तरह का मॉडिफिकेशन? सर टर्शरी स्ट्रक्चर जो आपने बताया ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में हो रहा है? हाँ, एक्चुअली में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है उसकी लेंथ अगर ज्यादा होगी तो वो फोल्ड होगी और वो फॉर्म करेगी एक टर्शरी स्ट्रक्चर, और ओके इसको ही इन जनरल फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई और पॉलीपेप्टाइड चेन भी उस प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट ना हो। अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी तब वो प्रोटीन क्वाटरनरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर अचीव करेगी, उसकी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। ओके तो हाँ, तो जो 3D स्ट्रक्चर होता है या जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर इट प्रोवाइड्स फंक्शनल या प्रोवाइड्स फंक्शन टू द प्रोटीन, या इसको थोड़ा अच्छा लैंग्वेज नहीं लग रही है, लिख दे रहे हैं, इसको लिखे रहने दे रहे हैं। इट मेक्स द प्रोटीन फंक्शनल, ये ज्यादा सही है। टर्शरी स्ट्रक्चर की ही वजह से प्रोटीन फंक्शनल होती है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाती है। अच्छा अगर टर्शरी स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर दिया जाए, यानी कि डिसरप्शन ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डीनेचुरेशन का क्या मतलब हो गया कि उसका टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो डिसरप्ट हो गया। अब ये कैसे हो सकता है? तमाम तरीके हैं। कैन बी डन बाय, तो क्या कर सकते हैं आप? हाई एनर्जी रेडिएशन दे दीजिए तो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे जो स्टेबलाइज कर रहे हैं, या हाई टेम्परेचर कर दीजिए तब भी वही होगा। ड्रास्टिक चेंज कर दीजिए पीएच में, ड्रास्टिक चेंजेस इन पीएच, तब भी वो बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। या सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स, ये भी अगर अप्लाई कर दिया जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसको हमने कहा डीनेचुरेशन, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर ये फोर्सेस हम हटा लें, यानी हाई एनर्जी रेडिएशन, हाई टेम्परेचर, ड्रास्टिक चेंज इन पीएच या सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल, इसको अगर हम रिमूव कर लें तो उस कंडीशन में भी वापस से कभी कभी प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर गेन कर सकती है, and that condition is known as renaturation.
तो यानी कि अच्छा ये हैं क्या, इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? दे आर ऑल डीनेचुरेटिंग एजेंट्स। इनको अगर रिमूव कर दें हम तो समटाइम्स रिमूविंग या रिमूवल ऑफ denaturing agent may cause या may re-establish the bonds of tertiary structure। यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर फिर से फॉर्म हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रीनेचुरेशन, यानी द प्रोटीन मे रीगेन इट्स फंक्शंस। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टर्शरी स्ट्रक्चर। अब लास्ट में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लेंगे। और ये जो होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसको भी हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमको ये देखना है कि है बनता कैसे है। तो सिंपल सी बात है कि इफ अ प्रोटीन consists of more than one polypeptide, और ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है each having its tertiary structure, then the final protein is said to have quaternary structure। यहां भी ऐसे समझ लीजिए, क्वाटरनरी इसको 4 डिग्री कहते हैं। समझ में आया? अगर किसी प्रोटीन के पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स हैं और हर एक पॉलीपेप्टाइड जो है उसका अपना एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, तो जब ये सारे साथ में आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक प्रोटीन इस तरह से अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा शीट हो गया, फिर दूसरी इधर से अल्फा हेलिक्स निकल के आई, ठीक, और इससे एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे अटैच हो रही है लाइक दिस, फिर इसका अल्फा हेलिक्स है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे इंसुलिन का एग्जांपल ले लें, तो दिस विल बी कॉल्ड एज ए चेन एंड दिस विल बी कॉल्ड एज बी चेन। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना, दिस विल बी नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इंसुलिन का एग्जांपल लिख सकते हैं, आप हीमोग्लोबिन का एग्जांपल लिख सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन में भी हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। तो मोर देन 1 हो गया पॉलीपेप्टाइड, तो अपने आप को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो होप ये चारों लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। इनके डिटेल्स भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। तो चलो यस सर। हाँ, क्लास फिर क्लोज करते हैं। अभी तुम लोगों की दूसरी क्लास भी होगी 12:30 से। ठीक है बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।